पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत उग्र राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि उग्र राष्ट्रवाद के क्या प्रमुख कारण थे। आज हम देखेंगे कि उग्र राष्ट्रवादियों की विचारधारा और साधन कौन कौन से थे। इसमें हमें पहले देखना है कि उग्र राष्ट्रवादी एक प्रभावशाली साधनों में विश्वास करते थे। उनकी विचारधारा थी कि भारतीय अपना आत्मसम्मान आत्मगौरव भी न खोएं और ब्रिटिश शासन पर प्रभावशाली साधनों के द्वारा वो दबाव और प्रभाव बना सकें ताकि उनकी जितनी भी मांगे हैं वो पूर्ण हो सके। राजनीतिक भिक्षावृत्ति की जगह हम ब्रिटिश शासन पर दबाव बना सकें। इसी क्रम में उन्होंने इस बात पर प्रमुख रूप से जोर दिया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। जो भी सामान आयात होता था ब्रिटेन से और भारत में बेचा जाता था और भारतीय उसको महंगे दाम पर खरीदते थे, उसका सारा आर्थिक लाभ ब्रिटिश शासन को ही जाता था, भारतीयों को उसका लाभ नहीं प्राप्त होता था। इसलिए उग्र राष्ट्रवादियों ने इस चीज़ पर बल दिया कि हम स्वदेशी वस्तुओं को ही बनाएं और खरीदें ताकि विदेशी वस्तुओं का हम बहिष्कार करें ताकि सारा आर्थिक लाभ भारतीयों को प्राप्त हो सके। दूसरा, उग्र राष्ट्रवादियों ने जिस साधन पर जोर दिया वो था सरकारी नौकरियों और प्रतिष्ठानों, उपाधियों और साथ ही जो शिक्षण संस्थाएं थी, अदालतें थी, उन सब का भारतीय बहिष्कार करें। अधिकांश ब्रिटिश सरकारी दफ्तरों में भारतीय कार्य करते थे। उच्च पदों पर ब्रिटिश हुआ करते थे और निम्न पदों पर अधिकांशतः भारतीय ही होते थे। तो अधिकांश कार्य इन सभी सरकारी दफ्तरों में भारतीयों के सहयोग से ही अंग्रेज कर पाते थे। इसलिए उग्र राष्ट्रवादियों ने इस चीज़ पर बल दिया कि सभी समस्त भारतीय जो भी इनमें कार्यरत हैं वो इन सब का बहिष्कार कर दें ताकि सहयोग प्राप्त न होने के कारण ब्रिटिश सरकार अक्षम हो जाएगी और अल्टीमेटली भारतीयों की मांगों को पूर्ण उनको करना पड़ेगा। तीसरा एक प्रमुख साधन उन्होंने बताया वो था धार्मिक और सांस्कृतिक नव जागरण पर बल। इस समय अगर हम भारत की सामाजिक स्थिति देखें तो भारत में धार्मिक कुरीतियाँ और बहुत सारे आडंबर थे। सांस्कृतिक आधार पर अगर हम देखें तो ज़्यादा प्रगतिशील भारत की स्थिति नहीं थी। इसलिए उग्र राष्ट्रवादियों ने इस चीज़ पर जोर दिया कि हम धार्मिक आधार पर भी सुधार करें और सांस्कृतिक आधार पर भी भारतीय अपनी संस्कृति के प्रति सजग हों, उसे जानें, जागरूक हों और जो आत्म सम्मान और आत्मगौरव है, जो हमारी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है, उसके प्रति सम्मानित महसूस करते हुए नव जागरण पर उन्होंने बल दिया। तो धार्मिक और सांस्कृतिक नव जागरण से इनका ये मानना था उग्र राष्ट्रवादियों का कि इससे भारत में सामाजिक धार्मिक आधार पर सुधार होगा और एक प्रगतिशील समाज की स्थापना होगी। उससे भारतीय अपना आत्मसम्मान वापस पा सकेंगे। एक साधन उन्होंने जिस चीज़ पर जोर दिया वो था पाश्चात्य शिक्षा का विरोध और राष्ट्रीय शिक्षा पर बल। अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ ही हम देखते हैं कि भारत में मिशनरी स्कूल्स की स्थापना हुई, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी गई और अधिकांश भारतीय इस अंग्रेजी माध्यम के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इसकी वजह से जो उग्र राष्ट्रवादी थे उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया कि पढ़े लिखे जो क्लर्क हैं, वाइट कॉलर जॉब्स हैं, उसके लिए अंग्रेज़ों ने इस तरह की शिक्षा को बढ़ावा भारत में दिया था, लेकिन उससे भारतीयों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने जिस चीज़ पर जोर दिया वो था राष्ट्रीय शिक्षा और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करें जिसमें कि हमारे सांस्कृतिक गौरव और जो पुरानी हमारा सुदृढ़ इतिहास रहा है हम उसको पढ़ें। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा के आधार पर पढ़े लिखे भारतीयों की संख्या बढ़ेगी तो इससे राष्ट्रीयता की भावना का विकास होगा। एक और साधन उन्होंने जिस पर जोर दिया था वो था स्वदेशी पर बल कि भारतीय अपने लघु कुटीर उद्योग धंधों को उन्नत करें, उनको बढ़ावा दें और खुद के सामान अपना यहाँ पर
निर्मित करें और भारतीय उन्हीं स्वदेशी बने सामान को खरीदें ताकि सारा आर्थिक लाभ भारत में ही रहे और उसका लाभ भारतीयों को ही मिल सके। इसलिए उन्होंने स्वदेशी आर्थिक क्षेत्र में भी स्वदेशी को बल दिया। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने स्वदेशी पर जोर देते हुए स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना पर भी बल दिया। एक और जो प्रमुख साधन उनका रहा वो था स्वराज्य का लक्ष्य। जैसा कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा भी था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा। और जिस आत्म विश्वास के साथ उन्होंने ये बात कही थी, तो इसके पीछे इनका उद्देश्य यही था कि भारतीय अपना राजनीतिक जो व्यवस्था है वो अपनी खुद की पाएँ, स्वतंत्रता प्राप्त करें। जो भी शासन चल रहा है अंग्रेजी शासन को समाप्त करके हम अपना स्वराज्य का लक्ष्य पूर्ण करते हुए स्वराज्य की स्थापना करें। और इसके साथ ही उन्होंने जिस साधन पर बल दिया वो था कि त्याग और बलिदान। स्वयं बाललाल बाल भी इस चीज पर बल देते थे और विश्वास करते थे कि देश के प्रति त्याग की भावना होनी चाहिए और बलिदान की भावना होनी चाहिए। हम देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होने चाहिए। हालांकि इनका पूरे साधन, जितने भी साधन थे, वो अहिंसा पर आधारित थे। कहीं भी हिंसा पर इन्होंने जोर नहीं दिया, लेकिन इन्होंने राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद को प्रमुख आधार बनाते हुए साधनों को अपनाया था और इस तरह के साधनों पर जोर दिया था जिससे कि देश के प्रति लोगों में लगाव और जुड़ाव पैदा हो, देश प्रेम पैदा हो, राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार हो सके और सभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आधार पर देश को स्वराज्य और स्वतंत्रता की ओर ले जा सके। तो इन विभिन्न साधनों के आधार पर हम देख सकते हैं कि उदारवादियों के अपेक्षा उग्र राष्ट्रवादियों के जो विचारधारा थी वो फर्क थी और साधन भी इनके अधिक प्रभावशाली थे। इसके आधार पर अगर हम देखें तो इस उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का आंदोलन का हम मूल्यांकन भी कर सकते हैं। मूल्यांकन के आधार पर यदि हम देखें तो कुछ बिंदुओं के आधार पर हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे एक तो इनके जितने भी साधन थे उग्र राष्ट्रवादियों के वो बहुत ही प्रभावशाली थे, क्योंकि इसका बहुत अधिक प्रभाव ब्रिटिश शासन पर इस आधार पर पड़ा कि बहुत सी मांगों को उन्हें पूरा करना पड़ा और सोचने को मजबूर हुई ब्रिटिश सरकार कि अब हमें शनै शनै सुधार करने ही होंगे, नहीं तो भारत में ब्रिटिश शासन को खतरा पैदा हो सकता है। दूसरा, उन्होंने भारतीयों में नवीन चेतना का विकास किया। जो सुप्त भारतीय थे, जिन्हें स्वतंत्रता स्वराज्य का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था, ऐसे भारत के जन जन तक उग्र राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रवाद की नवीन चेतना का विकास किया, राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ने का कार्य किया। इसके साथ ही ये जो उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन था वो जनवादी आंदोलन भी बन सका और उसका कारण भी उग्र राष्ट्रवादी नेता, प्रभावशाली नेता थे जिन्होंने जन जन तक इस उग्र राष्ट्रवाद को पहुंचाया जो कि उदारवाद में नहीं हो सका था। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव जैसे उत्सवों का प्रारंभ किया ताकि लोग उसमें संगठित हों और उनमें अपने देश की संस्कृति के बारे में ज्ञान हो और राष्ट्रीयता की भावना का अधिक से अधिक प्रसार विकास हो सके। इसी तरह सांस्कृतिक स्वतंत्रता का लक्ष्य इस उग्र राष्ट्रवाद का रहा, जो काफ़ी हद तक सफल भी रहा। सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन होना, हमारी पुरानी सांस्कृतिक धरोहरों को जानना, सांस्कृतिक जो हमारा परंपराएं हैं उसके प्रति ज्ञान होना, ये इनका लक्ष्य रहा था और ये उन्होंने अपने विभिन्न साधनों के विचारधारा के माध्यम से इसको प्रसारित किया था। उग्र राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय शिक्षा की योजना भी रखी, इसके द्वारा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। इसके द्वारा उन्होंने भारतीयों को अपने देश से संबंधित शिक्षा के बारे में योजना दी और भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा की जगह स्वदेशी शिक्षा पर जोर देने पर
बल दिया ताकि भारतीयों में अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना का विकास हो सके। इस उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का ही परिणाम था कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना का ज़्यादा से ज़्यादा संचार हो सका। बालाल पाल के नेतृत्व से प्रभावशाली नेतृत्व भारत को प्राप्त हुआ था। भारतीय जनता में अब देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना दूर दूर तक फैल चुकी थी और इसीलिए भारतीय इस स्वराज्य के लक्ष्य के लिए संगठित होने लगे थे। उग्र राष्ट्रवादियों के ही साधनों का और प्रयासों का परिणाम था कि अंग्रेजी शासन को मजबूर होकर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी पारित करना पड़ा, जिसके तहत जो भी व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था, उसमें सुधार किए गए। इसी तरह से त्याग और बलिदान की भावना का भी विकास हम उग्र राष्ट्रवादियों की ही विचारधारा का परिणाम देख सकते हैं कि भारतीय अब तत्पर हो गए थे कि भारत को स्वराज्य दिलाना ही है। बालाल पाल का नेतृत्व भी प्रभावशाली नेतृत्व इस उग्र राष्ट्रवाद में हम देख ही सकते हैं, जिन्होंने कि सक्रिय प्रभावशाली साधनों का प्रयोग किया, उस पर जोर दिया और भारतीय उससे प्रेरित होकर राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए और उन सभी भारतीयों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया। इसी उग्र राष्ट्रवाद का परिणाम था कि श्रमिकों की हड़ताल भी हुई और उन्होंने इसमें ब्रिटिश शासन का सहयोग नहीं किया और कई कारखानों का बहिष्कार किया गया और इससे विदेशी जो माल है वो न तो निर्मित हो सका न बिका। तो ये भी एक प्रमुख घटनाक्रम रहा उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का। इसी का परिणाम हम उग्र राष्ट्रवाद का ही परिणाम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा और अल्टीमेटली उसने अपनी राजनीतिक रणनीति खेलना शुरू किया। इसी दौर से ब्रिटिश शासन ने भारतीयों में फूट डालो और शासन करो की नीति की भी शुरुआत कर दी थी, ताकि ये जो राष्ट्रवादी आंदोलन है भारत में वो सफल ना हो सके और भारत में फूट भारतीय गुटों में फूट पड़ जाए और उससे उनको ब्रिटिश शासन को फ़ायदा प्राप्त हो और वो अपने शासन में सफल हो सके। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमने पढ़ा उदारवादी राष्ट्रवाद और उग्रवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी और उग्रवादी राष्ट्रवाद अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्वाधान में ही संचालित राष्ट्रवादी आंदोलन थे और दोनों ही राष्ट्रवादी आंदोलन अहिंसा और संवैधानिक साधनों में विश्वास रखने वाले थे, लेकिन साधनों के आधार पर इन दोनों राष्ट्रवादी आंदोलन में अंतर था। हालांकि उद्देश्य दोनों का समान था कि देश की जनता का अधिक से अधिक हित हो और देश को अल्टीमेटली स्वशासन की प्राप्ति हो, लेकिन साधनों और विचारधाराओं के आधार पर दोनों राष्ट्रवादियों में समानता नहीं थी और बनारस अधिवेशन में तो ये बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया था कि दोनों की विचारधारा मेल नहीं खाती, क्योंकि जो उग्र राष्ट्रवादी थे उनका ये मानना था कि उदार राष्ट्रवादियों की जो विचारधारा है वो राजनीतिक भिक्षावृत्ति के समान है और जो कि भारतीयों के आत्मसम्मान और आत्मगौरव के विपरीत है। इसलिए हम कुछ पॉइंट्स के आधार पर दोनों राष्ट्रवादियों के अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। एक तो उद्देश्य संबंधी अंतर था। उदारवादियों का उद्देश्य था प्रमुख राजनीतिक सुधार के द्वारा प्रतिनिध्यात्मक संसदीय व्यवस्था की स्थापना करना, जबकि उग्रवादियों का जो उद्देश्य था वो था कि ब्रिटिश शासन की पूर्ण समाप्ति भारत से हो जाए और जो स्वशासन है उसकी स्थापना करना। दूसरा जो अंतर है वो है उदारवादियों के साधन संवैधानिक शांति प्रिय थे, जैसे प्रार्थना पत्र भेजना, प्रस्मृति पत्र, भाषण, लेख, शिष्टमंडल इत्यादि के द्वारा अनुनय विनय के द्वारा ब्रिटिश शासन से भारतीयों की मांग की पूर्ति कराना। जबकि उग्र राष्ट्रवादियों के जो साधन थे वो थे बहिष्कार, स्वदेशी, जो राष्ट्रीय शिक्षा जैसे साधन थे जो काफ़ी प्रभावशाली थे
और दबावकारी थे ब्रिटिश शासन के प्रति। तीसरा जो अंतर हम कर सकते हैं वो कि उदारवादी ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, और जबकि उग्रवादी ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं रखते थे। और उनका ये मानना था कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के हित में नहीं है, उनकी जो भी न्याय प्रणाली है वो भारतीयों के खिलाफ है। उदारवादी ब्रिटिश शासन को हितकारी मानते थे और ये मानते थे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहते हुए भारतीय प्रशिक्षित हो सकते हैं और राजनीतिक शिक्षा और अन्य प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उग्रवादी इसके विपरीत ये मानते थे कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के हित में बिल्कुल नहीं है और ये भारतीयों का अहित करने वाला है, न्यायपूर्ण नहीं है भारतीयों के लिए, न भारतीयों के साथ समानतापूर्ण व्यवहार पर आधारित शासन है। इसलिए इसकी समाप्ति ही उचित है और इसकी जगह स्वदेशी और स्वराज्य की स्थापना होनी चाहिए। उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति में विश्वास रखते थे और इस पर बल देते थे, लेकिन इसके विपरीत उग्र राष्ट्रवादी स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा में विश्वास रखते थे, इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं पर जोर दिया। उदारवादी त्याग और बलिदान में विश्वास रखने वाले थे, त्याग और बलिदान में विश्वास नहीं रखते थे, जबकि उग्र राष्ट्रवादी त्याग और बलिदान में विश्वास रखने वाले थे। उदारवादियों ने ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में विश्वास रखा, जबकि उग्र राष्ट्रवादियों ने देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना और देश के प्रति त्याग और बलिदान पर जोर देने पर बल दिया और राष्ट्रीयता का अधिक से अधिक विकास हो और प्रसार हो देश के जन जन तक, इसमें वो विश्वास रखते थे। दोनों ही राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता भी अलग अलग थे। जहाँ उदारवादी नेता थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, एओ ह्यूम जैसे उदार विचारधारा को मानने वाले, वहाँ उग्र राष्ट्रवादी जो नेता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जैसे नेता, जो कि आत्मगौरव, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान पर जोर देने वाले थे, स्वराज्य और स्वशासन को बढ़ावा देने वाले थे और सक्रिय और प्रभावशाली साधनों को अपनाने पर जोर देने वाले थे। इस प्रकार हमने उदार और उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन को देखा और ये देखा कि भारत को स्वराज्य और स्वशासन की ओर ले जाने में इन दोनों ही आंदोलनों का प्रमुख रूप से योगदान रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। और चाहे इनकी विचारधारा और साधन अलग अलग हों, लेकिन दोनों ही भारत के जनता के हित के लिए ही अग्रसर रहे थे।